चैप्टर 87 बढ़ता हुआ शक। अगले दिन आर्यवर्धन अपने केबिन में बैठा था, लेकिन आज उसका ध्यान किसी फाइल में नहीं लग रहा था। बार बार उसके सामने उन्हीं दो बच्चों के चेहरे आ रहे थे, आर्यवीर, आर्याश। दोनों की नीली आंखें, दोनों का आत्मविश्वास, और सबसे ज्यादा उनका अपनी मां के लिए सम्मान। आखिरकार उसने इंटरकॉम उठाया। राघव, मेरे केबिन में आओ। जी सर। कुछ ही देर में राघव अंदर आया। सर। आर्यवर्धन कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। कल स्कूल में जिन दो बच्चों से मेरी मुलाकात हुई थी, आर्यवीर शर्मा और आर्यांश शर्मा, उनके बारे में पता करवा। राघव थोड़ा हैरान हुआ। सर, किसी खास वजह से? आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वजह मुझे भी नहीं पता, बस उन दोनों में कुछ अलग है। जी सर, लेकिन ध्यान रहे, ये जांच किसी की निजी जिंदगी में दखल देने जैसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना पता करो कि वे किस परिवार से हैं। समझ गए? जी सर। उधर कियारा ऑफिस में अपने काम में लगी हुई थी। तभी रोहन उसके पास आया। मैम, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। कियारा मुस्कुराई। कल बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम था, देर हो गई थी। रोहन ने कहा, आप सच में बहुत मेहनत करती हैं। कियारा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर मां करती है। इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। शाम को राघव की टीम ने स्कूल से सिर्फ सामान्य जानकारी जुटाई। रिपोर्ट में लिखा था, नाम आर्यवीर शर्मा, नाम आर्यांश शर्मा, माता कियारा शर्मा, अभिभावक के रूप में दर्ज केवल माता, पिता की जानकारी उपलब्ध नहीं। राघव ने रिपोर्ट बंद की। उसे भी यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उससे ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। रात को राघव ने रिपोर्ट आर्यवर्धन की मेज पर रख दी। आर्यवर्धन ने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी, माता कियारा शर्मा। उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। उसने दोबारा वही नाम पढ़ा, कियारा शर्मा। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे थम गई। वह खुद से बोला, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है। लेकिन सालों बाद पहली बार उसके भीतर दबी हुई यादें फिर से जागने लगी थीं। चैप्टर 88 एक अधूरी तस्वीर। आर्यवर्धन देर तक रिपोर्ट को देखता रहा। माता कियारा शर्मा। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी। भारत में कियारा शर्मा नाम की एक ही लड़की नहीं हो सकती, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी राघव ने पूछा, सर, क्या कोई दिक्कत है? आर्यवर्धन ने सामान्य स्वर में कहा, नहीं, रिपोर्ट यहीं रहने दो। जी सर। राघव बाहर चला गया। कुछ देर बाद आर्यवर्धन की नजर रिपोर्ट में लगी स्कूल की एक ग्रुप फोटो पर पड़ी। उसने तस्वीर उठाई। उसमें दर्जनों बच्चे खड़े थे, पीछे टीचर्स, और सबसे किनारे आर्यवीर और आर्यांश। दोनों के चेहरे पर वही आत्मविश्वास। दोनों की नीली आंखें कैमरे में भी साफ दिखाई दे रही थीं। आर्यवर्धन अनायास तस्वीर के और करीब झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अजीब है, दोनों बिल्कुल एक जैसे। उसी समय उसके फोन की घंटी बज उठी। एक जरूरी बिजनेस कॉल था। उसने फोटो मेज पर रख दी।
काम फिर से उसके सामने था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह काम में डूब नहीं पा रहा था। उधर शाम को कियारा घर लौटी। दरवाजा खुलते ही आर्यांश दौड़कर आया। मम्मा, आज टीचर ने हमारी बहुत तारीफ की। आर्यवीर ने बैग से एक लिफाफा निकाला। मम्मा, स्कूल से आया है। कियारा ने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, अगले सप्ताह माता पिता संवाद दिवस पेरेंट इंटरैक्शन डे आयोजित किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने अभिभावक के साथ उपस्थित हों। कियारा कुछ पल तक उस कागज को देखती रही। आर्यांश मासूमियत से बोला, मम्मा, आप चलोगी ना? कियारा ने मुस्कुराकर दोनों बेटों का चेहरा सहलाया। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे नहीं पता था कि यही पेरेंट इंटरैक्शन डे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। चैप्टर 89, मम्मा की मुस्कान। उस रात कियारा सो चुकी थी, लेकिन आर्यवीर और आर्यांश की आंखों में नींद नहीं थी। आर्यांश धीरे से बोला, भैया, क्या आपने देखा है? आर्यवीर ने किताब बंद कर दी। क्या? मम्मा बाहर से हंसकर आती हैं, लेकिन रात को चुपचाप रोती भी हैं। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा। उसे भी कई बार अपनी मम्मा की नम आंखें दिखाई दी थीं। आर्यांश फिर बोला, काश कोई होता जो मम्मा को फिर से हंसा देता। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। हम हैं ना? हाँ, लेकिन हम बच्चे हैं। मम्मा को एक अपना भी तो चाहिए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक आर्यांश बोला, भैया, वो स्कूल वाले अंकल बहुत अच्छे थे ना? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और उन्होंने कहा था कि हमेशा मम्मा का साथ देना। आर्यांश धीरे से मुस्कुराया। चलो, कल उनसे मिलते हैं। शायद वो कोई रास्ता बता दें। आर्यवीर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मम्मा को नहीं बताएंगे। पहले स्कूल से आने के बाद सीधे उनके ऑफिस चलेंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों भाई ओबेरॉय ग्रुप पहुंच गए। विशाल इमारत को देखकर आर्यांश की आंखें फैल गईं। भैया, ये तो बहुत बड़ी है। दोनों रिसेप्शन तक पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बेटा, किससे मिलना है? आर्यवीर ने विनम्रता से कहा, हमें आर्यवर्धन अंकल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? नहीं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, लेकिन हमें उनसे जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने अफसोस से सिर हिलाया। माफ करना बेटा, बिना अपॉइंटमेंट के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यवीर बोला, ठीक है, हम यहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों चुपचाप लॉबी के सोफे पर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। आर्यवर्धन अपनी टीम के साथ बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही लॉबी पर पड़ी, वह अचानक रुक गया। ये दोनों? राघव ने भी देखा। सर, ये तो वही स्कूल वाले बच्चे हैं। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे उनकी तरफ बढ़ा। तुम दोनों यहां? दोनों भाई तुरंत खड़े हो गए। आर्यांश मुस्कुराया। हेलो अंकल। आर्यवर्धन के सख्त चेहरे पर हल्की सी नरमी आ गई। अंदर चलो। राघव हैरान होकर उन्हें देखता रह गया।
पूरे ऑफिस में शायद पहली बार किसी ने देखा था कि आर्यवर्धन ओबेरॉय ने बिना अपॉइंटमेंट दो बच्चों को सीधे अपने केबिन में बुला लिया, और उन दोनों को अभी भी यह नहीं पता था कि वे जिस इंसान के पीछे चल रहे हैं वह सिर्फ आर्यवर्धन अंकल नहीं, उनके अपने पिता हैं। चैप्टर 90 अजीब सा अपनापन। आर्यवर्धन के केबिन का दरवाजा बंद हुआ। दोनों भाई पहली बार इतने बड़े और आलीशान केबिन में आए थे। दीवारों पर लगी ट्रॉफियां, बड़ी बड़ी फाइलें और शीशे की ऊंची खिड़कियों से दिखता पूरा मुंबई शहर। आर्याश ने धीरे से फुसफुसाया, भैया, ये तो फिल्म जैसा ऑफिस है। आर्यवीर ने उसे कोहनी मारी। धीरे बोल। आर्यवर्धन ने दोनों की बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आवाज अब भी वही ठंडी और सख्त थी। बैठो। दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर आर्यवर्धन ने इंटरकॉम उठाया। राघव, दो बच्चों के लिए ताज़ा जूस, सैंडविच और जो सबसे अच्छा हो भेजो। जी सर, आर्याश ने धीरे से कहा। अंकल, इतनी जरूरत नहीं थी। आर्यवर्धन ने सीधे उसकी तरफ देखा। जो दिया जाए उसे मना नहीं करते। जी। आर्याश तुरंत चुप हो गया। आर्यवीर ने मन ही मन सोचा, सच में बहुत सख्त हैं। कुछ मिनट बाद राघव ट्रॉली लेकर अंदर आया। उसने दोनों बच्चों के सामने खाना रख दिया। आर्याश की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत प्लेट नहीं उठाई। आर्यवर्धन ने गौर किया। क्या हुआ? आर्याश मासूमियत से बोला, मम्मा कहती हैं पहले सामने वाले को थैंक यू बोलो। आर्यवर्धन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, अच्छी बात सिखाई है। आर्याश मुस्कुराया। थैंक यू अंकल। दोनों खाने लगे। आर्यवर्धन चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसने देखा, आर्यवीर पहले अपने छोटे भाई की प्लेट ठीक कर रहा था, फिर खुद खाने लगा। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आई। तुम अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखते हो, आर्यवीर ने सहजता से कहा। क्योंकि मैं बड़ा हूं, और बड़े होने का मतलब जिम्मेदारी होता है। यह सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा, ये शब्द उसने कहीं पहले भी सुने हैं। खाना खत्म होने के बाद आर्यवर्धन ने सीधा सवाल किया, अब बताओ, मुझसे मिलने क्यों आए थे? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार आर्याश ने धीरे से कहा, अंकल, हमें अपनी मम्मा की चिंता होती है। वो हमारे सामने हंसती हैं, लेकिन अकेले में उदास हो जाती हैं। हम उन्हें फिर से खुश देखना चाहते हैं। यह सुनकर आर्यवर्धन की नीली आंखों में एक पल के लिए गहरी खामोशी उतर आई, लेकिन उसका चेहरा अब भी सख्त था। उसने केवल इतना कहा, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिन्हें कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अपनों का साथ उन्हें सहने की ताकत जरूर देता है। आर्यवीर ने सिर हिलाया। हम हमेशा मम्मा का साथ देंगे। आर्यवर्धन ने पहली बार दोनों भाइयों के सिर पर हल्के से हाथ रखा। यही करते रहना। उसकी आवाज अब भी कठोर थी, लेकिन न जाने क्यों उस स्पर्श में एक अनकहा अपनापन था, जिसे न वह समझ पा रहा था
और न ही वे दोनों बच्चे। चैप्टर 91 एक मासूम सवाल। केबिन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन अपनी कुर्सी पर बैठा था। दोनों बच्चे उसके सामने। आर्याश अपनी उंगलियों से जूस का गिलास घुमा रहा था। वह कई मिनटों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर उसने धीरे से आर्यवीर की तरफ देखा। भैया। आर्यवीर समझ गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। जो कहना है कह दो। आर्याश ने गहरी सांस ली। फिर मासूमियत से आर्यवर्धन की तरफ देखा। भैया। आर्यवीर समझ गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। जो कहना है कह दो। आर्याश ने गहरी सांस ली। फिर मासूमियत से आर्यवर्धन की तरफ देखा। अंकल, एक बात पूछूं? आर्यवर्धन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। पूछो। आर्याश ने हिचकिचाते हुए कहा। आप हमारे पापा बन जाओगे। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। राघव, जो अभी अभी कुछ फाइलें लेकर अंदर आया था, दरवाजे पर ही ठिठक गया। आर्यवर्धन भी कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा उससे ऐसा सवाल पूछेगा। उसने धीरे से पूछा, ये सवाल क्यों? आर्याश की आंखें झुक गईं। क्योंकि हमारी मम्मा कभी कभी अकेले में रोती हैं। हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। और आप हमें अच्छे लगते हो। आर्यवीर ने तुरंत बात संभाली। आर्याश ऐसी बातें नहीं करते। फिर उसने आर्यवर्धन की तरफ देखकर कहा, सॉरी सर, ये अभी छोटा है। आर्यवर्धन कुछ देर तक दोनों भाइयों को देखता रहा। उसका चेहरा अब भी कठोर था, लेकिन आंखों में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वह अपनी कुर्सी से उठा, दोनों के पास आया और धीमे स्वर में बोला, किसी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। तुम्हारे पिता जो भी हैं, उनकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। आर्याश उदास होकर बोला, लेकिन अगर वो कभी वापस ही ना आए तो? यह सवाल सुनकर आर्यवर्धन के भीतर जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। फिर बोला, तब भी तुम्हें अपनी मां का सहारा बनना है। वादा है? दोनों भाइयों ने एक साथ कहा। वादा? आर्यवर्धन ने हल्के से उनके सिर पर हाथ रखा। अब जाओ, तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही होंगी। दोनों बच्चे मुस्कुराकर बाहर निकल गए। केबिन का दरवाजा बंद होते ही राघव ने पहली बार अपने बॉस की तरफ देखा। आर्यवर्धन खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। वह धीरे से खुद से बोला, पता नहीं क्यों उन बच्चों की हर बात सीधे दिल तक पहुंच जाती है। 92 मेहनत का इनाम। 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में कियारा ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी काम में लापरवाही नहीं की और कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा अब पूरे ऑफिस में होने लगी थी। सुबह सुपरवाइजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कियारा, बैठो। कियारा थोड़ा घबरा गई। जी सर। सुपरवाइजर मुस्कुराया। घबराने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। कियारा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कंपनी ने तुम्हारा काम देखा है। तुम्हारी समय की पाबंदी, ईमानदारी और व्यवहार से सभी खुश हैं।
इसलिए आज से तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है। कियारा की आंखें फैल गईं। प्रमोशन? जी, अब तुम सिर्फ सफाई का काम नहीं करोगी। तुम्हें चेयरमैन फ्लोर पर ऑफिस सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी दी जा रही है। तुम्हारा काम होगा मीटिंग रूम तैयार रखना, जरूरी फाइलें सही विभाग तक पहुंचाना, मेहमानों के लिए व्यवस्था देखना और चेयरमैन ऑफिस के बाहर के काम संभालना। कियारा की आंखें नम हो गईं। थैंक यू सर, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी, सुपरवाइजर ने मुस्कुराकर कहा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। शाम को जब कियारा घर पहुंची तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान थी। आर्याश दौड़कर आया। मम्मा, आज इतनी खुश क्यों हो? कियारा ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। मुझे प्रमोशन मिला है, अब हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। आर्याश खुशी से उछल पड़ा। यस, आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था ना, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कियारा ने दोनों को सीने से लगा लिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस प्रमोशन के साथ किस्मत ने उसे उसी मंजिल पर पहुंचा दिया है जहां हर दिन उसका सामना आर्यवर्धन ओबेरॉय से होने वाला है। चैप्टर 93 6 साल बाद आमना सामना। अगली सुबह कियारा पहली बार चेयरमैन फ्लोर पर पहुंची। उसका नया यूनिफॉर्म, गले में कंपनी का आई कार्ड और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। सुपरवाइजर ने समझाया, कियारा, यहां छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। यह पूरा फ्लोर सीधे चेयरमैन के अधीन है। जी सर। कियारा ने कॉन्फ्रेंस रूम ठीक किया, फाइलें व्यवस्थित रखीं, कॉफी मशीन चेक की। सब कुछ समय से पहले तैयार था। सुपरवाइजर संतुष्ट होकर चला गया। तभी राघव तेजी से वहां आया। कियारा, ये फाइल तुरंत चेयरमैन के केबिन में दे दो। सर 5 मिनट में मीटिंग के लिए निकलेंगे। कियारा ने फाइल ले ली। जी। उसने धीरे से केबिन का दरवाजा खटखटाया। टक टक। अंदर से वही भारी सख्त आवाज आई, कम इन। कियारा का दिल एक पल को न जाने क्यों जोर से धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आर्यवर्धन बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह फोन पर किसी विदेशी क्लाइंट से बात कर रहा था। कियारा चुपचाप आगे बढ़ी, फाइल मैच पर रखी और मुड़कर जाने लगी। उसी क्षण आर्यवर्धन ने फोन काटा और पलटा। दोनों की नजरें मिलीं। समय जैसे वहीं थम गया। कियारा के हाथ से फाइल का एक कागज नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। आर्य शब्द उसके होठों तक आया, लेकिन बाहर नहीं निकला। उधर आर्यवर्धन की नीली आंखें पहली बार पूरी तरह उसके चेहरे पर ठहर गईं। 6 साल, फिर भी वह चेहरा, वह आंखें, वह खामोशी, वह कैसे भूल सकता था। उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से पत्थर जैसा ठंडा हो गया। उसने बेहद सख्त आवाज में कहा, आप नई स्टाफ हैं। कियारा की आंखों में आंसू भर आए। वह किसी तरह बोली, जी सर। आर्यवर्धन ने अपनी भावनाएं पूरी तरह छिपा लीं। फाइल रख दीजिए और अगली बार अंदर आने से पहले 3 बार नॉक कीजिए।
आप जा सकती हैं। कियारा ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे। जी सर। वह जल्दी से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही दोनों की दुनिया फिर से हिल चुकी थी। एक ने उसे पहचान लिया था, दूसरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 6 साल बाद किस्मत ने उन्हें फिर एक ही कमरे में खड़ा कर दिया। चैप्टर 94 बेचैन दिल। कियारा तेज कदमों से चेयरमैन फ्लोर से नीचे उतर आई। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वह वॉशरूम में गई, नल खोलकर चेहरे पर पानी डाला, आईने में खुद को देखा। नहीं, ये सपना नहीं था, वो सचमुच आर्यवर्धन थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल बाद वह उसी इंसान के सामने खड़ी थी जिसने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। कुछ मिनट बाद उसने खुद को संभाला। मैं यहां नौकरी करने आई हूं, बस नौकरी। इतना कहकर वह वापस अपने काम पर लौट गई। उधर आर्यवर्धन अपने केबिन में बिल्कुल चुप खड़ा था। राघव अंदर आया। सर, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। कोई जवाब नहीं। सर। आर्यवर्धन की नजर अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। धीरे से उसने पूछा, अभी जो स्टाफ फाइल देकर गई, उसका नाम क्या है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, सर, कियारा शर्मा। यह नाम सुनते ही आर्यवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे कोई भ्रम नहीं था, वह वही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, मीटिंग रूम तैयार है? जी सर। चलो। वह पहले की तरह सख्त चेहरे के साथ बाहर निकल गया। लेकिन अंदर 6 साल पुरानी हर याद फिर से जिंदा हो चुकी थी। शाम को कियारा घर पहुंची। आर्यांश दौड़कर उससे लिपट गया। मम्मा, आज आपका पहला दिन था नए काम पर। कैसा रहा? कियारा ने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा था, लेकिन उसकी आवाज में छिपा दर्द आर्यवीर से नहीं छिपा। उसने चुपचाप अपनी मम्मा की तरफ देखा। उसे महसूस हो गया कि आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसकी मम्मा के पुराने जख्म फिर से खोल दिए। चैप्टर 95 फिर से सामना। अगली सुबह कियारा पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार वही पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आर्यवर्धन। उसने गहरी सांस ली। मैं यहां सिर्फ नौकरी करने आई हूं, मुझे मजबूत बनना होगा। वह तैयार होकर ऑफिस चली गई। उधर आर्यवर्धन हमेशा की तरह समय पर अपने केबिन पहुंच गया। लेकिन आज उसने कोई फाइल नहीं खोली। वह खिड़की के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। 6 साल पहले बोले गए अपने ही झूठे शब्द आज उसके कानों में गूंज रहे थे। सब नाटक था। मुझे तुमसे नफरत है। उसने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे अपने ही शब्द किसी हथियार से ज्यादा दर्दनाक लगे। तभी टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। इस बार कियारा अंदर आई। उसके हाथ में मीटिंग की फाइलें थीं। उसने बिना उसकी तरफ देखे फाइलें मेज पर रख दीं। सर, ये आज की मीटिंग की फाइलें। वह मुड़कर जाने लगी। तभी आर्यवर्धन की आवाज आई, रुकिए। कियारा के कदम वहीं थम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें फिर मिलीं। कुछ सेकंड
कमरे में सिर्फ खामोशी थी। फिर आर्यवर्धन ने पूरी तरह प्रोफेशनल लहजे में पूछा, आपने पहले कहीं काम किया है? कियारा समझ गई। वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वे अजनबी हों। उसने भी अपने आंसू रोक लिए। जी सर, छोटी छोटी जगहों पर। ठीक है, आप अपना काम जारी रखिए। जी सर। कियारा बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही आर्यवर्धन ने मेज पर अपनी मुट्ठी दे मारी। धड़ाम। राघव दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, सब ठीक है? आर्यवर्धन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मीटिंग की तैयारी करो। जी सर। राघव बाहर चला गया। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सख्त बॉस के अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। और दूसरी तरफ कियारा ने भी तय कर लिया था, वह इस ऑफिस में सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रहेगी। अब न कोई शिकायत, न कोई सवाल, और न ही अतीत की कोई बात।